गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग क्लास 12 का लेसन नंबर 2 जनन जनन के बारे में पढ़ेंगे। मानव में जनन। मानव में जनन जो एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में पूरा कंप्लीटली। नर जनन तंत्र का कार्य क्या है, स्पर्म क्या बनता है, इसमें कितने सहायक नलिकाएं पाए जाती हैं, कितने ग्लैंड पाए जाते हैं, ग्लैंड का कार्य क्या है, सहायक नलिका का कार्य क्या है, और इसमें एक लास्ट में हम लोग देखेंगे पेनिस। सीसन का कार्य क्या है, सीसन क्या होता है। पूरी तरह से आज हम लोग लगभग 30 मिनट की वीडियो में हम लोग इसे कंप्लीट कर देंगे। एग्जाम में इसका चित्र पूछता है, इसका कार्य पूछता है। तो चलो बेटा हम लोग पढ़ेंगे नर जनन तंत्र। हेडिंग का नाम है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र को इंग्लिश में बोला जाता है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। नर जनन तंत्र की इंग्लिश होती है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। नर जनन तंत्र में हम लोग कौन कौन सा भाग देखेंगे। नर जनन तंत्र में हम मुख्य रूप से 4 भाग के देखेंगे। कौन कौन सा भाग देखेंगे, 4 भाग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे वृषण के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, वृषण के बारे में देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे वृषण। वृषण के बारे में पूछता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है टेस्टिस। क्या बोला जाएगा, टेस्टिस। दूसरा नंबर पर हम लोग देखेंगे सहायक नलिका के बारे में। सहायक नलिका। सहायक नलिका के बारे में देखेंगे। सहायक नलिका के बारे में देखेंगे। सपोर्टिंग डक्ट इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तीसरा देखेंगे हम लोग सहायक ग्रंथि के बारे में। सहायक ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बोला जाता है सपोर्टिंग ग्लैंड। चौथा भाग हम लोग देखेंगे इसमें पेनिस के बारे में, शिश्न के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, शिश्न के बारे में। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पेनिस। क्या बोला जाएगा, पेनिस। इंग्लिश में बोला जाता है पेनिस बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। 4 भागों को जोड़कर ही बनाता है नर जनन तंत्र बना होता है। 4 भागों को जोड़कर क्या बना रहता है, नर जनन तंत्र बना होता है। 4 भागों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे बेटा वृषण के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, वृषण के बारे में। हम लोग पहले पढ़ेंगे वृषण के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सहायक नलिका के बारे में, फिर सहायक ग्रंथि के बारे में, और फिर शिश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा एक हेडिंग कंप्लीट हो जाएगी जिसका नाम है नर जनन तंत्र। क्या नाम है, नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में पहली हेडिंग का नाम है वृषण। क्या नाम है, वृषण। पहले हम लोग वृषण के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, वृषण के बारे में देखेंगे। चलिए बेटा हम लोग पहले देख रहे हैं वृषण के बारे में। हेडिंग का नाम है वृषण। पहली हेडिंग है वृषण। वृषण को बोला जाता है टेस्टिस। वृषण को बोला जाता है टेस्टिस। वृषण के बारे में देखेंगे, वृषण से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो हम लोग कंप्लीटली देखेंगे वृषण के बारे में। किसके बारे में, वृषण। पूछेगा वृषण की संख्या कितनी होती है। एग्जाम में पूछता है वृषण की संख्या कितनी होती है। तो वृषण कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। टेस्टिस कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। टेस्टिस कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। इसी को बोला जाता है वृषण। क्या बोला जाएगा, वृषण। यह वाला भाग जो दिख रहा है इसे बोला जाएगा वृषण बोला जाता है। इसको वृषण बोला जाता है। ये वाला भाग, ये वाले भाग को क्या बोला जाएगा, वृषण। इसी को इंग्लिश में बोला जाएगा टेस्टिस। क्या बोला जाएगा, टेस्टिस। तो पूछेगा वृषण की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। एक यह होती है और एक यह। वृषण की संख्या में पूछेगा कितनी होती है, 2 होती है। पूछेगा वृषण एक थैली में पाया जाता है, उस थैली का नाम बताइए।
वृषण किस थैली में पाया जाता है? वृषण एक थैली में पाया जाता है। थैली का नाम पूछता है। थैली का नाम है स्क्रोटम। 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 स्क्रोटम को बोला जाता है वृषण कोश। वृषण कोश। वृषण कोश। स्क्रोटम को क्या बोला जाएगा? वृषण कोश। टेस्टिस वृषण जिस थैली में रहता है उसे बोला जाता है वृषण कोश। स्क्रोटम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? स्क्रोटम बोला जाता है। वृषण में पूछता है टेम्परेचर कितना होता है? वृषण में तापमान कितना होता है? तो शरीर के तापमान से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या रहता है? कम रहता है। शरीर के तापमान से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। अर्थात वृषण में टेम्परेचर की मात्रा होती है 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस। बॉडी का टेम्परेचर होता है लगभग, बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। उससे 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। अर्थात 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है वृषण में होता है। जी, वृषण का तापमान हमेशा वृषण तापमान इसलिए कम रहता है क्योंकि वृषण में किसका निर्माण होता है? स्पर्म का। वृषण में किसका निर्माण होता है? स्पर्म। अगर तापमान की मात्रा ज़्यादा रहेगी, टेम्परेचर की मात्रा ज़्यादा होगी तो स्पर्म पूरी तरह से निर्माण नहीं हो पाएगा। स्पर्म निर्माण होगा तुरंत क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तुरंत क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। वृषण में तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस होता है। पूछेगा आगे इसका कार्य क्या है? वृषण का कार्य क्या है? वृषण का मुख्य कार्य क्या है? तो वृषण में मुख्य कार्य क्या है? यह स्पर्म का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? स्पर्म। स्पर्म को बोला जाता है शुक्राणु। क्या बोला जाएगा? शुक्राणु। पूछेगा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो टेस्टिस में, वृषण में होता है। स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। स्पर्म का निर्माण कहाँ होगा? टेस्टिस में होगा। टेस्टिस में मुख्य रूप से 3 प्रकार की सेलें पाए जाते हैं। टेस्टिस में मुख्य प्रकार की कितनी सेलें पाई जाती हैं? 3 प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। एक का नाम है नर जर्म सेल। नर जर्म सेल। नर जर्म सेल। जर्म सेल पाई जाती है। कौन सी सेल पाई जाती है? जर्म सेल। जर्म सेल का मुख्य कार्य क्या है? यह स्पर्म का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? स्पर्म का। स्पर्म का निर्माण कौन करता है? जर्म सेल करती है। इसी के बगल में एक और कोशिका पाई जाती है जिसे बोला जाता है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका यह जर्म सेल को क्या करती है? पोषण देने का कार्य करती है। स्पर्म और जर्म सेल को क्या करती है? पोषण देने का कार्य करती है। स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? तो जर्म सेल में होता है। स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? जर्म सेल में होता है। इसको पोषण देने का कार्य कौन से करती है? सर्टोली कोशिका। पोषण देने का कार्य कौन करती है? सर्टोली कोशिका करती है। इसी में एक और सेल पाई जाती है जिसका नाम है लीडिंग सेल। क्या नाम है? लीडिंग सेल। लीडिंग सेल। लीडिंग सेल का मुख्य कार्य क्या है? यह टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का निर्माण करता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का निर्माण करता है। टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स कहाँ होता है? तो लीडिंग सेल द्वारा होता है। टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का कहाँ निर्माण होता है? लीडिंग सेल में होता है। टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स कहाँ होता है? लीडिंग सेल में होता है। 3 कोशिका का इसमें नाम याद रखना है। जर्म सेल। जर्म सेल का काम है स्पर्म का निर्माण करना। सर्टोली सेल का नाम क्या है? पोषण प्रदान करना। लीडिंग सेल का काम क्या है? टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स निकालेगा, जिससे जब यह टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स निकलता है, एक नर, एक लड़का को क्या आने लगता है? दाढ़ी आने लगती है, मूंछ आने लगते हैं, उसका शरीर मजबूत होने लगता है, उसकी आवाज़ें क्या होने लगती है? भारी होने लगती है। उसकी आवाज़ें क्या होने लगती है? भारी होने लगती है। कौन सा क्या चेंज होगा?
शरीर पर क्या आने लगेगा, बाल आने लगेगा। आवाज़ें क्या होने लगेगी, मोटी होने लगेगी। आवाज़ें क्या होने लगेंगी, मोटी होने लगेंगी। आवाज़ें क्या होने लगेंगी, मोटी होने लगेगी। शरीर क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। शरीर क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। जनन अंगों का पूरी तरह से विकास हो जाएगा। जनन अंगों का पूरी तरह से क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। जनन अंगों का पूरी तरह से विकास हो जाता है जब लीडिंग नामक सेल निकलता है तब। जब लीडिंग नामक सेल निकलता है तो जनन अंगों का पूरी तरह से क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। बोलिए, किसी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। 3 सेल में किसी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। अब थोड़ा सा हम लोग देख लें बेटा, टेस्टिस की आंतरिक संरचना। किसकी संरचना, टेस्टिस की। टेस्टिस की आंतरिक संरचना देख लिया जाए। जब हम लोग टेस्टिस को जूम करके अंदर देखते हैं तो उसमें कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं। यह मान लीजिए यह टेस्टिस है। टेस्टिस में देखा गया तो टेस्टिस में कुछ ऐसी पालियां मिली थी। टेस्टिस में क्या मिली, पालियां। ऐसी पालियां पाई जाती हैं। इस पाली को बोला जाता है वृषण पाली। क्या बोला जाएगा, वृषण पाली। टेस्टिस में कुछ पालियों की संख्या पाई जाती है, खानों में बटा होता है। इस पालियों का नाम दिया जाता है वृषण पाली। क्या दिया जाएगा, वृषण पाली। एक टेस्टिस में वृषण पालियां लगभग 250 से 300 के आसपास में रहती है। एक वृषण में वृषण पालियों की संख्या कितनी होती है, 250 से 300 के आसपास में होती है। इसमें कुछ नलिकाएं पाई जाती हैं। इसमें एक वृषण पाली में लगभग 1 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे शुक्र जनन नलिका बोलते हैं। जिसे शुक्र जन नलिका बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाएगा, शुक्र जन नलिका बोला जाता है। अब बेटा हम लोग इसमें से 2 शुक्र जन नलिका को बाहर निकाल कर उसे अच्छी तरह से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। देखिए बेटा, हम लोग 2 शुक्र जनक नलिका, एक यह शुक्र जनन नलिका निकाल दिए और यह 2 शुक्र जनन नलिका हम लोग निकाल लिए। जब 2 शुक्र जनन नलिका निकाले, इसके बीच में एक और ऐसी एक संरचना पाई जाती है। इसके अंदर एक कोशिका पाई जाती है। इसके अंदर बड़ी बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस कोशिका का नाम पूछता है। इस कोशिका का नाम क्या है, इस कोशिका का नाम है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, इंग्लिश हिंदी में यही है, सर्टोली सेल। सर्टोली कोशिका, क्या बोला जाएगा, सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। सर्टोली कोशिका के अंदर कुछ और समूहों में संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं। समूहों में और उसके अंदर कोशिकाएं की संख्या पाई जाती है। इन समूहों की संख्या को बोला जाता है जर्म सेल। कौन सा सेल बोला जाएगा, जर्म सेल। इस सेल का नाम है जर्म सेल। जर्म कोशिका, क्या नाम है, जर्म कोशिका कहा जाता है। वृषण पाली, ध्यान से देखिए फिर एक बार। जब एक टेस्टिस को अंदर देखा गया तो ऐसी संरचना मिली, वृषण नाम खानों में बटा हुआ था, उसे बोल दिया गया पाली। वृषण में पाया जाता है इसलिए इसका नाम रख दिया गया वृषण पाली। वृषण पाली एक टेस्टिस में लगभग कितने पाए जाते हैं, 250 से 300 पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण पाली में शुक्र जन नलिकाएं पाई जाती हैं। 1 से 3 शुक्र जन नलिकाएं पाई जाती हैं। 1 से 3 कितनी पाई जाती नलिकाएं, 1 से 3 शुक्र जन नलिकाएं पाई जाती हैं। मैं 2 नलिका को बाहर निकाल कर बता रहा हूँ। जब 2 नलिकाएं बाहर निकालें तो सबसे बाहरी किससे बना है, यह वाला भाग। इस वाले भाग का नाम रख दिया गया सर्टोली सेल और अंदर वाले भाग कोशिका का नाम रख दिया गया जर्म सेल। जर्म सेल का काम क्या है, यह स्पर्म निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, स्पर्म का। जर्म सेल किसका निर्माण करता है, स्पर्म का या शुक्राणु का निर्माण करता है। और यही सर्टोली कोशिका क्या करती है, पोषण देने का कार्य करती है। पोषण देने का कार्य करती है। सर्टोली कोशिका किसको पोषण देगी, तो सर्टोली सेल कोशिका
जर्म सेल को क्या देती है? पोषण देने का कार्य करती है। जर्म सेल को क्या करेगी? पोषण देने का कार्य करती है, भोजन देने का कार्य करती है। उसके बाद बेटा इधर ध्यान दीजिए, इसमें होता है किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। आप ध्यान दीजिए बेटा, इसके बीच में कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं। इसके बीच में कुल खाली स्थान पाए जाते हैं। इस खाली स्थान को बोला जाता है अंतराली अवकाश। क्या बोला जाएगा? अंतराली अवकाश। अंतराली अवकाश। इस अंतराली अवकाश में कुछ सेलें पाई जाती हैं। अंतराली अवकाश के बीच में क्या पाई जाती है? सेल पाई जाती है। इसी सेल का नाम है लीडिंग सेल। सॉरी बेटा, क्या नाम है? लीडिंग सेल। इसी सेल का नाम क्या है? लीडिंग सेल। लीडिंग सेल। लीडिंग सेल का यही है जो टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का निर्माण करती है। टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का निर्माण करती है। पुरुषों में पूछेगा कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स पाया जाता है जो लीडिंग कोशिका द्वारा निर्माण होता है। पूछेगा स्पर्म किस कोशिका से निर्माण होता है? तो स्पर्म जर्म सेल से निर्माण होता है। पूछेगा उसको पोषण देने का कार्य कौन करता है? तो सर्टोली कोशिका। पोषण देने का कार्य कौन करता है? सर्टोली कोशिका करता है। पोषण देने का कार्य कौन करेगा? सर्टोली कोशिका करता है। यह बेटा हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए? ये हम लोग पढ़ लिए टेस्टिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ लिए? टेस्टिस के बारे में। पूछेगा टेस्टिस की संख्या कितनी होती है? तो टेस्टिस की संख्या 2 होती है। जिसमें टेस्टिस पाया जाता है उसे बोला जाता है स्क्रोटम। इसका तापमान कितना होता है? 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है शरीर के तापमान से। शरीर का तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस। टेस्टिस का मुख्य कार्य क्या है? यह स्पर्म निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? स्पर्म का निर्माण करता है। उसके बाद इसमें 3 प्रकार की सेलें का नाम याद करना है, जर्म सेल, सर्टोली केस और लीडिंग सेल। जर्म सेल का काम स्पर्म का निर्माण करना। सर्टोली सेल का काम क्या है? पोषण देने का कार्य करती है। और लीडिंग सेल का काम क्या है? यह टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का निर्माण करती है। कौन सा हार्मोन्स निर्माण करती है? टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का निर्माण करती है। जब एक टेस्टिस को जूम कर कर देखा गया, इसमें ऐसी पालियां मिली। इस पाली का नाम रख दिया गया वृषण पाली। क्या नाम रख दिया गया? वृषण पाली। वृषण पाली संख्या में 250 होते हैं। एक वृषण में, एक टेस्टिस में वृषण पालियां कितनी पाई जाती हैं? 250 पाई जाती हैं। कितनी पाई जाएंगी? 250 में एक वृषण पाली 250। एक पाली में लगभग 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाई जाती हैं। 1 से 3 कितनी पाए जाते हैं? शुक्रजन नलिका पाए जाते हैं। मैं 2 शुक्रजन नलिका को इधर लिया हूँ। शुक्रजन नलिका के बाहरी भाग कौन सी सेल से बना होता है? सर्टोली सेल से बना होता है। आंतरिक भाग किससे बना होता है? तो जर्म सेल से बना होता है। सर्टोली सेल पोषण देने का कार्य करेगी, जर्म सेल स्पर्म निर्माण करेगी। 2 शुक्रजन नलिका के बीच के खाली स्थान को बोला जाता है अंतराली अवकाश। क्या बोला जाएगा? अंतराली अवकाश। इसके बीच में लीडिंग सेल पाई जाती है जो टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी? टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन्स। बेटा मैं टेस्टिस दिखा दे रहा हूँ, टेस्टिस कैसा होता है। टेस्टिस कैसा होता है? देखिए बेटा, यही टेस्टिस है। इसी का नाम टेस्टिस है। टेस्टिस की संख्या 2 होती है। यही टेस्टिस है। क्या नाम है? टेस्टिस। और एक चित्र और दिखा दे रहा हूँ। देखिए, यह वाला भाग जो दिख रहा है इसका नाम टेस्टिस है। यह वाला भाग जो दिख रहा है यही टेस्टिस है। यह संख्या में 2 होता है, या जिसके अंदर यह ढका होता है उसका नाम है स्क्रोटम। क्या नाम है? स्क्रोटम। इसका नाम क्या है? स्क्रोटम।
अब बेटा हम लोग देखेंगे इसके बारे में, नलिका के बारे में देखेंगे। पहली हेडिंग कंफर्म हो गई। पहली हेडिंग हम लोग क्या पढ़ना था, वृषण के बारे में पढ़ना था। किसके बारे में पढ़ना था, वृषण के बारे में पढ़ना था। तो पहली हेडिंग कंफर्म हो गई, तो हम लोग दूसरी हेडिंग क्या पढ़ना है, दूसरी हेडिंग में हम लोगों को पढ़ना है सहायक नलिका। सहायक नलिका के बारे में हम अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे सहायक नलिका। क्या नाम है, सहायक नलिका। सहायक नलिकाएं कितनी पाई जाती है, सहायक नलिकाएं कितनी पाई जाती है, हम लोग देखेंगे सहायक नलिका। हम लोग देखेंगे किसके बारे में देखेंगे, सहायक नलिका के बारे में देखा जाएगा। चलो बेटा हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। ये ध्यान दीजिए, ये टेस्टिस है। क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस में कुछ नलिकाएं निकली होती हैं, सहायक नलिकाएं पाई जाती हैं। सहायक नलिकाएं, टेस्टिस के अंदर कुछ स्पर्म निकलने खातिर कुछ सपोर्टिंग डक्ट पाई जाती है, सहायक नलिकाएं पाई जाती है। कौन सी नलिकाएं पाई जाती है, सहायक नलिकाएं पाई जाती है। ध्यान दीजिए बेटा, जैसे मान लीजिए यह हो गया, क्या हो गया, टेस्टिस हो गया। क्या हो गया, टेस्टिस हो गया। इसमें क्या निकलेंगे, बहुत सारी वृषणपालियां हैं। जैसे स्पर्म बनेगा, जैसे स्पर्म बनेगा, स्पर्म बनने के बाद एक जालनुमा संरचना पाई जाती है, एक जाल के समान संरचना पाई जाती है। पहले जो स्पर्म बनेगा ये जालनुमा संरचना के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है, जालनुमा संरचना के अंदर जाता है, जिसे बोला जाता है रेटे टेस्टिस। क्या बोला जाएगा, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस, इसे बोला जाएगा रेटे टेस्टिस। पहले किस में स्पर्म बनेगा, तो किस नली में जाएगा, तो रेटे टेस्टिस में जाता है। यह जालनुमा संरचना पाई जाती है, यह जाल को बोला जाता है रेटे टेस्टिस। क्या बोला जाएगा, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से एक नली निकली रहती है, रेटे टेस्टिस से क्या निकली रहेगी, नली निकली रहती है। रेटे टेस्टिस से क्या निकली रहेगी, नली निकली रहती है, जिसे बोला जाता है वासा इफ्रेंसिया। क्या बोला जाएगा, वासा इफ्रेंसिया। दूसरी नलिका का नाम है वासा इफ्रेंसिया। दूसरी नलिका का नाम क्या है, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया, दूसरी नलिका का नाम है वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंटिया, दूसरी नलिका का नाम है वासा इफ्रेंटिया। यह जो नलिका निकली है, इस नली का नाम है वासा इफ्रेंटिया। क्या निकला है, वासा इफ्रेंटिया। वासा इफ्रेंटिया में स्पर्म जाता है, फिर उसके बाहर एक और नलिकाएं पाई जाती है, उसके बाहर एक और नलिकाएं पाई जाती है, इसके बाहर एक और नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे बोला जाता है इपीडीडाइमिस। इपीडीडाइमिस, 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 इसे बोला जाता है इपीडीडाइमिस। क्या बोला जाएगा, इपीडीडाइमिस। चलिए बेटा इधर ध्यान दीजिए। तीसरी नलिका का नाम है इपीडीडाइमिस। क्या नाम है, इपीडीडाइमिस। इपीडीडाइमिस में स्पर्म आकर स्टोर रहता है। इपीडीडाइमिस में स्पर्म आकर क्या रहता है, स्टोर रहता है। स्पर्म शुक्राणु आकर
पूरी तरह से स्टोर कहाँ रहता है, तो एपिडिडाइमिस में, इसी में परिपक्व होता है, परिपक्व होता है। क्या होता है, परिपक्व होता है। एपिडिडाइमिस में आकर पूरी तरह से स्पर्म क्या रहता है, स्टोर रहता है। कहाँ रहेगा, स्टोर रहता है। पूरी तरह से परिपक्व कहाँ होता है, तो एपिडिडाइमिस में। कहाँ स्टोर होगा, एपिडिडाइमिस में। उसके बाद चौथी डक्ट का नाम है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। चौथी डक्ट का नाम है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। चौथी डक्ट का नाम क्या है, वास डिफरेंस। चौथी डक्ट का नाम क्या है, वास डिफरेंस। इसी के माध्यम से स्पर्म कहाँ जाता है, यूरेथ्रा में जाता है। इसी के माध्यम से स्पर्म कहाँ जाता है, यूरेथ्रा में जाता है। इसी के माध्यम से स्पर्म किस में जाता है, यूरेथ्रा में जाता है। ध्यान दीजिए बेटा, फिगर में एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। यह वाला भाग जो दिख रहा है इसे टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस में जाली के समान संरचना पाई जाती है, इसे बोला जाता है रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से एक नलिका निकली रहती है जिसे बोला जाता है वास इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया जाएगा, एक और आगे डक्ट पाई जाएगी जिसे बोला जाएगा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में स्पर्म जाकर स्टोर होता है, परिपक्व होता है, स्टोर और परिपक्व होता है। फिर उसके बाद यहाँ से एक नली निकली रहती है, इसी नली के माध्यम से कहाँ जाता है, यूरेथ्रा के माध्यम से स्पर्म कहाँ आता है, बाहर आता है। यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर आता है। यह वाला जो डक्ट दिख रहा है, यह वाला, इसे बोला जाता है वास डिफरेंस। क्या बोला जाएगा, वास डिफरेंस। मैं हिंदी में इसे बता दे रहा हूँ। देखिए बेटा, ये हिंदी में देखिए, ये हमारा टेस्टिस है, इसमें वृषण पालियाँ पाई जाएंगी। वृषण पालियाँ रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस को बोला जाता है वृषण जालिका बोला जाता है। उसके बाद वासा इफ्रेंसिया में जाएगा तो उसे बोला जाता है शुक्रवाहिका बोला जाता है। फिर एपिडिडाइमिस में जाता है तो एपिडिडाइमिस को हिंदी में बोला जाता है अधिवृषण। क्या बोला जाएगा, अधिवृषण। अधिवृषण के बाद स्पर्म यह शुक्रवाहक द्वारा यह किस में जाता है, मूत्र मार्ग के माध्यम से कहाँ चला जाता है, बाहर आ जाता है। इस नली का नाम है क्या, इस नली का नाम है, इंग्लिश में बोला जाता है वास इफरेंस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। शुक्रवाहक को नली को इंग्लिश में बोला जाता है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। फिर से ध्यान दीजिए, 4 नलिकाएं पाई जाती है नर जनन तंत्र में। पहला कौन सा है, रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस को बोला जाएगा वृषण जाली। दूसरे नली का नाम है शुक्रवाहिका। तीसरे डक्ट का नाम है अधिवृषण। क्या नाम है, अधिवृषण। और चौथे डक्ट का नाम है शुक्रवाहक। चौथे डक्ट का नाम क्या है, शुक्रवाहक है, शुक्रवाहक, वास डिफरेंस। चौथे डक्ट का नाम क्या है, वास डिफरेंस। अब हम लोग देख लिए डक्ट भी खत्म हो गया। क्या कर दिए, डक्ट। अब एक चित्र के माध्यम से और समझा दे रहा हूँ। देखिए बेटा, इसमें ध्यान दीजिए, इस चित्र में साफ साफ दिखेगा कौन सा नली है, कौन सा किस नली है। देखिए बेटा, यह वाला जो पालियाँ, इसे यह जो ऐसी संरचना दिख रही है, यह वाला बड़ा है कि नहीं, साफ दिख रहा है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर कर बड़ा कर दे रहा हूँ जिसके कारण यह साफ दिखे। देखिए बेटा, इसमें ध्यान दीजिए, यह वाला ये टेस्टिस है, ये कुछ कंप्लीटली फिगर किसका है, टेस्टिस है। ध्यान से देखेंगे तो ऐसी एक पालियाँ बटी रहेंगी, इसे बोला जाता है वृषण पाली। क्या बोला जाएगा, वृषण पाली। नोट करते रहिए, इसको क्या बोला जाएगा, वृषण पाली। वृषण पाली में कुछ ऐसी नलिकाएं पाई जाती है जिसे शुक्रजन नलिका बोला जाता है। 1 से 3 शुक्रजन नलिका पाए जाते हैं। अब वृषण पालियों की संख्या 250 होती है, 250। ध्यान से देखिए बेटा, इसमें जाल के समान संरचना बनी है, इसमें जाल के समान संरचना बनी जिसे बोला जाता है वृषण जालिका, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, वृषण जालिका। क्या बोला जाएगा, वृषण जालिका। वृषण जालिका से यह नली निकली रहती है, यह नली निकली रहती है। इस नली का नाम है
वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया के माध्यम से यह वाली मोटी वाली डक्ट में चली जाती, यह वाली डक्ट, इस डक्ट का नाम है इपीडिडाइमिस, इसी डक्ट का नाम है इपीडिडाइमिस। इसी डक्ट में जाकर स्पर्म क्या रहता है, स्टोर रहता है। स्पर्म पूरी तरह से स्टोर कहाँ रहता है, तो इपीडिडाइमिस में। स्पर्म स्टोर कहाँ रहेगा, इपीडिडाइमिस। फिर यहाँ से एक नलिका निकली रहती है, यह नलिका का नाम है शुक्रवाहक, वास डिफरेंस। क्या नाम है, वास डिफरेंस। इस नलिका के माध्यम से यूरेथ्रा मूत्र मार्ग के माध्यम से पेनिस के रास्ते से वह स्पर्म क्या होता है, बाहर आता है। स्पर्म क्या आता है, बाहर आता है। फिर से ध्यान दीजिए बेटा, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। यह कंप्लीटली फिगर किसका है, टेस्टिस का है। किसका है, टेस्टिस का। टेस्टिस में ध्यान देखिए तो यह पालियों में बटा है, छोटे छोटे खानों में बटा है। तो छोटे छोटे खानों को बोला जाता है पाली। क्या बोला जाएगा, पाली। यह पाली बटा है। इसमें क्या पाए जाते हैं, 3 प्रकार की सेलें पाई जाती हैं, जर्म सेल, सर्टोली कोश सेल और लीडिंग सेल। उसके बाद यह जैसे ही स्पर्म बनेगा तो पहले कहाँ जाएगा, एक जाल नुमा संरचना पाई जाती है जिसे रेटे टेस्टिस बोलते हैं, वृषण जालिका बोलते हैं, इसमें जाएगी। फिर उसके बाद यह नली के माध्यम से इसमें जाएगी, इपीडिडमिस। तो इस नली का नाम है वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। फिर आकर कहाँ स्टोर रहती है, तो इसमें स्टोर होती है। इस नली का नाम है अधिवृषण। क्या नाम है, अधिवृषण। अधिवृषण को इंग्लिश में बोला जाता है इपीडिडाइमिस। अधिवृषण को इंग्लिश में बोला जाता है इपीडिडाइमिस। पूछेगा इपीडिडाइमिस का कार्य क्या है, तो इपीडिडाइमिस का कार्य है कि जो स्पर्म बनता है आकर इसमें पूरी तरह से स्टोर होता है और परिपक्व होता है। स्टोर होगा और परिपक्व होगा, स्टोर और परिपक्व होता है। और यह क्या करता है, इसकी सुरक्षा करने खातिर एक बाहर से कवर लगा रहता है जिसे बोला जाता है वृषण कोश। क्या बोला जाएगा, वृषण कोश। स्क्रोटम। क्या बोला जाएगा, स्क्रोटम। क्या बोला जाएगा, स्क्रोटम बोला जाता है। बोलिए, किसी को सहायक नलिका में किसी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। सहायक नलिका 4 हो गए। कितनी नलिकाएं हो गई, 4। सहायक नलिकाएं कितनी हो गए, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, 4 सहायक नलिकाएं हो गए। वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहक। कितनी नलिकाएं पाई जाती हैं, 4 पाई जाती हैं। वृषण जालिका, शुक्रवाहिका, अधिवृषण, शुक्रवाहक। यह जालनुमा जो संरचना बनती है इसे रेटे टेस्टिस बोला जाता है। ऐसी नली निकली रहती है जिसे शुक्रवाहिका बोला जाएगा। यह बाहरी नली को बोला जाएगा अधिवृषण, और सबसे बाहरी जो निकला है उसे बोला जाएगा शुक्रवाहक। क्या बोला जाएगा, शुक्रवाहक बोला जाता है। अब ध्यान दीजिए बेटा इस फिगर में। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रंथियाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो तीसरी हेडिंग का नाम है ग्रंथि। तीसरी हेडिंग का नाम क्या है, ग्रंथि। तो ग्रंथियां नर जनन तंत्र में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3। पहली ग्रंथि का नाम है सेमिनल वैसिकल। पहली ग्रंथि का नाम है सेमिनल वैसिकल। सेमिनल वैसिकल को हिंदी में बोला जाता है शुक्राशय। सेमिनल वैसिकल। कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली ग्रंथि का नाम है सेमिनल वैसिकल। लिख दे रहा हूँ बेटा, सेमिनल, सेमिनल वैसिकल, सेमिनल वैसिकल। उसके नीचे एक और ग्रंथि पाई जाएगी जिसे बोला जाता है प्रोटेस्टेड ग्लैंड। क्या बोला जाएगा, प्रोटेस्टेड ग्लैंड। हिंदी में बोला जाता है पुरस्थ। हिंदी में बोला जाता है पुरस्थ। तीसरी ग्रंथि का नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को काउपर ग्लैंड भी बोला जाता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को क्या बोला जाता है,
काउपर ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को काउपर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। काउपर ग्रंथि, काउपर ग्लैंड या काउपर ग्रंथि, तो 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। इंग्लिश में बोला जाता है सेमिनल वेसिकल, दूसरे ग्रंथि का नाम है प्रोटेस्टेड ग्लैंड, तीसरी ग्रंथि का नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को काउपर ग्लैंड के भी नाम से जाना जाता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को काउपर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तीनों का कार्य क्या है, तो तीनों मुख्य रूप से यह क्या करती है, फ्रक्टोज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, फ्रक्टोज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करेगी, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या करता है, स्पर्म को पोषण देने का कार्य करता है, शक्ति देने का कार्य करता है। स्पर्म को पोषण और शक्ति देने का कार्य कौन करता है, फ्रक्टोज। कौन करेगा, फ्रक्टोज। और उसमें से निकलता है तरल पदार्थ। इस तीनों ग्रंथियों से क्या निकलता है, तरल पदार्थ। क्या निकलेगा, तरल पदार्थ। प्लाज्मा पाया जाता है। इन तीनों ग्रंथियों से क्या निकलेंगे, प्लाज्मा। क्या निकलेंगे, प्लाज्मा। तरल पदार्थ, प्लाज्मा और फ्रक्टोज। तरल पदार्थ, प्लाज्मा और फ्रक्टोज। जैसे इधर से स्पर्म आकर इसमें प्लाज्मा में मिल जाएगा, तो इसके बाद इसी का नाम हो जाता है वीर्य। क्या नाम हो जाएगा, वीर्य। वीर्य को बोला जाता है सीमेन। क्या बोला जाएगा, सीमेन। क्या बोला जाएगा, सीमेन। जब प्लाज्मा में या तरल पदार्थ में स्पर्म घुल जाता है यहाँ पर आकर, तो उसी का नाम हो जाता है सीमेन, वीर्य या सीमेन। क्या बोला जाएगा, वीर्य या सीमन कहते हैं। प्रोटेस्टेड ग्लैंड का एक और कार्य है। प्रोटेस्टेड ग्लैंड में एक प्रकार की बीमारी होती है जिसे बोला जाता है प्रोटेस्टेड कैंसर। क्या बोला जाएगा, प्रोटेस्टेड कैंसर कहा जाता है। प्रोटेस्टेड ग्लैंड में एक बीमारी होती है, कैंसर होता है। कैंसर का नाम है प्रोटेस्टेड कैंसर। क्या बोला जाएगा, प्रोटेस्टेड कैंसर कहा जाता है। यही है प्रोटेस्टेड ग्लैंड। यह वाला भाग जो दिख रहा है प्रोटेस्टेड ग्रंथि है। इसी में एक बीमारी होती है जिसका नाम है प्रोटेस्टेड कैंसर कहा जाता है। बीमारी का नाम क्या है, प्रोटेस्टेड ग्रंथि। इसका प्रोटेस्टेड ग्रंथि का एक अलग और कार्य है। जैसे ध्यान दीजिए बेटा, ये वाला तो इसका नाम है, यह एक डक्ट निकल कर आती है जिसे बोला जाता है यूरेटर। ये किडनी से आती है, यूरिन लेकर आती है। किडनी से यूरिन लेकर आती है और यह ब्लेडर में जमा करती है, मूत्राशय इसे बोला जाता है, इसमें जमा करती है। और फिर यह इसी के माध्यम से जिस रास्ते से स्पर्म बाहर निकलता है मूत्राशय से, उसी रास्ते से यूरिन भी निकलता है, मूत्र भी निकलता है। उसी रास्ते से क्या निकलेगा, यूरिन। ध्यान दीजिए बेटा, फिर से ध्यान दीजिए। इधर से स्पर्म बनकर जाएगा यहाँ, और इधर से क्या बनकर, किडनी यूरिन जो छानकर यूरिन का निर्माण करती है यहाँ पर जैसे आएगा, दोनों एक साथ तो बाहर निकलेगा नहीं। जब भी निकलेगा तो पहले स्पर्म निकलेगा या तो यूरिन, या तो स्पर्म निकलेगा या तो यूरिन। स्पर्म निकलेगा कि यूरिन निकलेगा, इसे डिसाइड करने का कार्य, निश्चय करने का कार्य प्रोटेस्टेड ग्लैंड करती है कि पहले स्पर्म निकलेगा कि यूरिन। प्रोटेस्टेड ग्लैंड डिसाइड करती है कि पहले स्पर्म निकलेगा कि पहले क्या निकलेगा, यूरिन। प्रोटेस्टेड ग्लैंड डिसाइड करती है कि पहले क्या निकलेगा, यूरिन निकलेगा कि स्पर्म, यूरिन की स्पर्म। पूछेगा कौन सी ग्रंथियां डिसाइड करती है, तो प्रोटेस्टेड ग्लैंड डिसाइड करती है। कौन सी ग्रंथि डिसाइड करती है, प्रोटेस्टेड ग्लैंड डिसाइड करती है। तो कितने ग्लैंड, 3। कितने ग्लैंड, 3। तीनों का नाम याद रहेगा कि नहीं, तीनों का नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल, उसके बाद प्रोटेस्टेड ग्लैंड। तीनों ग्रंथियां फ्रक्टोज का निर्माण करती, प्लाज्मा का निर्माण करती, तरलनुमा पदार्थ का निर्माण। तरलनुमा पदार्थ निकालती है। यह जो नली है इसको मुलायम बनाती है। जब स्पर्म और यूरिन बाहर आता है, इसको स्मूथ बनाती है, जिसके कारण बहुत तेजी से स्पीड से आता है। इसको स्मूथ बनाने का कार्य करती है।
इसको क्या बनाने का कार्य करती है? स्मूथ बनाने का कार्य करती है। मूत्र मार्ग को स्मूथ बनाने का कार्य करती है। मूत्र मार्ग को स्मूथ बनाने का कार्य। तो 3 चीज हो गया बेटा। हम लोग टेस्टिस देख लिए, उसके बाद सहायक नलिका देख लिए, उसके बाद हम लोग देख लिए सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां। चौथा हम लोग को देखना है इसमें पेनिस के बारे में। इसका नाम यहाँ से यहाँ तक का नाम बेटा है पेनिस। शिश्न बोला जाता है। यह वाला भाग को ही बोला जाता है शिश्न या पेनिस। क्या बोला जाएगा? शिश्न या पेनिस। इसका मुख्य कार्य है स्पर्म को वेजाइना के रास्ते सर्विक्स में छोड़ना। स्पर्म को वेजाइना के रास्ते सर्विक्स में छोड़ना। दूसरा इसका कार्य है शिश्न का, स्पर्म को यूरिन को त्यागने में मदद करता है। मूत्र को त्यागने में कौन मदद करता है? तो मूत्र को त्यागने में मदद करता है पेनिस। इसका नाम है पेनिस। क्या नाम है? पेनिस। इंग्लिश में बोला जाता है पेनिस, हिंदी में बोला जाता है शिश्न। हिंदी में बोला जाएगा शिश्न। ये आगे वाला भाग जो दिख रहा है इसे शिश्न मुंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शिश्न मुंड। क्या बोला जाएगा? शिश्न मुंड कहा जाता है। पेनिस का एक और डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। देखिए बेटा, ये वाला जो भाग दिख रहा है इसी को बोला जाता है पेनिस। क्या बोला जाता है? पेनिस। यहाँ जो ग्रंथि दिख रही है यही देखिए, ये वाले है। यहाँ से यूरेटर आया है, यूरिन लेकर आएगा। ये वाला जो भाग दिख रहा है ये इसका नाम ब्लेडर है और इसका नाम है शुक्रवाहक। वास डिफरेंस। क्या होता है? वास डिफरेंस। यहाँ देखिए 3 ग्रंथि है, सेमिनल वेसिकल, प्रोटेस्टेड ग्लैंड, काउपर ग्लैंड। सेमिनल ग्लैंड, प्रोटेस्टेड ग्लैंड, काउपर ग्लैंड। ये वाला जो भाग दिख रहा है ये वाला बेलनाकार जिसकी संरचना है इसे बोला ही जाता है पेनिस या शिश्न। पेनिस या शिश्न। इसका मुख्य 2 कार्य है। स्पर्म को बाहर निकालने में मदद करता है, यूरिन को त्यागने में मदद करता है। यूरिन को त्यागने में क्या करता है? मदद करता है। यूरिन को त्यागने में मदद करता है। किसको त्यागने में मदद करता है? यूरिन को। यूरिन को त्यागने में मदद करता है। बोलिए बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। ये देखिए एक टेस्टिस का और डायग्राम देख लीजिए। ये टेस्टिस है, इसमें सब कुछ दर्शाया गया है। यह टेस्टिस है, इसमें देख लीजिए यह साफ साफ इसमें दर्शाया है। इसमें यह टेस्टिस है। यह वाला भाग जो दिख रहा है टेस्टिस। क्या दिख रहा है? टेस्टिस है। यह वाला जो भाग दिख रहा है यही नलिका है। इसी नलिका के माध्यम से स्पर्म जो होता है टेस्टिस से बाहर आता है, जिसे बोला जाता है वास डिफरेंस। यह वाला बड़ा वाला जो दिख रहा है इसको बोला जाता है ब्लेडर। इधर से किडनी से 2 नलिकाएं यूरिन निकल आती है जिससे बोला जाता है मूत्र नलिका बोला जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है यूरेटर। क्या बोला जाएगा? यूरेटर। क्या बोला जाएगा? यूरेटर। इसके बीच में एक डक्ट निकली रहती है, नली निकली रहती है जिसे मूत्र मार्ग बोला जाता है, यूरेथ्रा बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? यूरेथ्रा बोला जाता है। बोलिए, किसी कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। देखिए बेटा, एक तुम लोग किताब का फिगर ये भी एक है, ध्यान दीजिए। ये ही जो ये बाहर से दिख रहा है इसे बोला जाता है वृषण कोष। क्या बोला जाएगा? वृषण कोष। और इसके अंदर यह टेस्टिस है। क्या है? टेस्टिस। देखिए इसमें 3 ग्लैंड को दर्शाया है। एक ग्लैंड यहाँ पर है जिसे शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल कहेंगे। एक ग्लैंड यहाँ पर है जिसे प्रोटेस्टेड ग्लैंड कहेंगे। एक ग्लैंड यहाँ पर है जिसे बोला जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोला जाएगा? बल्बो यूरेथ्रल। यह वाला भाग जो दिख रहा है इसे बोला जाता है शिश्न। क्या बोला जाएगा? शिश्न। एक नली, यही नली के स्पर्म में यूरिन निकलता है जिसे बोला जाता है मूत्र मार्ग बोला जाता है। यूरिन आकर ब्लेडर में जमा रहता है उसी को बोला जाता है मूत्राशय। क्या बोला जाएगा? मूत्राशय बोला जाता है। बोलिए, किसी कोई समझने में समस्या है तो बताइए। और दिखा दे रहा हूँ फिगर। देखिए बेटा, यही है। यह जो है यह पालियों में बटा है। किसमें बटा है? पालियों में बटा है। किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए।
हम लोग किसको ख़त्म कर दिए? नर जनन तंत्र को ख़त्म कर दिए। कल मैं इसको बुक में दर्शा दूंगा, बुक के माध्यम से दिखा दूंगा कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा है। ये हमारा नर जनन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। 2 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में पूछता है, 2 नंबर 5 नंबर में दोनों में पूछता है। किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। आज के लिए इतना है बेटा। कल हम लोग इसके चित्र में हम लोग बुक से समझ लेंगे और फिर उसके बाद कल हम स्टार्ट कर देंगे मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड नाइट। वीडियो एक बार न समझ में आए तो उसे फिर से 2 बार देख लेना और उसे नोट्स जरूर करना, इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जाम के लिए। गुड बाय, गुड नाइट।